अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मौसमियाती तब्दीली, बैड गवर्नेंस और मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ की वजह से आज जिस किस्म की पाकिस्तान को सूरत हाल का सामना है वो सबके सामने है। बदतरीन कुदरती आफात से पाकिस्तान दो चार है। और इस हवाले से जो फोकस पर और जो अर्ली जो वार्निंग सिस्टम्स हैं उसका फुकदान किस हद तक उसको हाईलाइट किया जा रहा था। 12 अगस्त से वार्निंग्स इशू किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि तबाहकारी और जो जो लॉसेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ताहाल हम कम नहीं कर सके। ऑल्दो कि आज फ़ौज हमें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करवाया जा रहा है और अगले 48 से 72 घंटे बताए जा रहे हैं इंतहाई क्रिटिकल है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दरियाए रावी और सतलज में ऊंचे से ऊंचे तरीन सैलाब का ख़तरा और ख़दशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। एहसन इकबाल साहब की मैं बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये भारतीय जारियत है। भारत की जानिब से ये आबी जारियत जो है उस पर भारत उतर आया है और जानबूझकर दरियाए रावी जैसे दरिया में पानी को जमा करके छोड़ा गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अब वहाँ से ऑलरेडी आपको अलर्ट्स जारी किए जा रहे थे, आपको कन्वे किया जा रहा था। आपका काम क्या था यहाँ पर हाथ धरे बैठे रहना या इकदामात करना? आपको पता था कि इस किस्म की सिचुएशन का सामना 2022 के बाद से, 2022 में आपको याद होगा यही हमारे लीडरान जो है वो बैरून मुल्क जाके सैलाब के मद में जो है वो उनको बड़ी कमिटमेंट्स की गई, बड़े प्लेजेस किए गए और बहुत उसको हाईलाइट भी किया गया पाकिस्तान के उन हालात में और जिस तरह से रिहैबिलिटेशन पे जो एक इमदाद के लिए वो जो इमदाद दरकार थी, वो इमदाद किधर खर्च होगी और हमने उससे क्या सीखा? क्योंकि हम 2014 के बाद और अभी बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। अभी भी जो 48 टू 72 आवर्स हैं वो इंतहाई क्रिटिकल बताए जा रहे हैं कि जब ये एक मामूल से ज़्यादा बारिशें नज़र आ रही है और आपको पता है कि आप हर साल इस किस्म की सिचुएशन से दो चार होते हैं और इस बार सिचुएशन हमें ज़्यादा एग्रेवेटेड नज़र आ रही है। पूरे के पूरे गांव जो हैं ये सैलाब जो है वो बहा ले गया है और दरियाओं के बहाव में किस तरह से इजाफा हुआ है और स्पेशली अगर पहाड़ी इलाकों की हमने मुख्तलिफ इकसाम जो ये फ्लडिंग की है उससे उसका सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। पहाड़ी इलाकों में जो फ्लैश फ्लड्स हैं उसने तबाही मचाई। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, चकवाल जैसे बड़े बड़े जो शहर है वहाँ पर मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का सामना रहा और अब सूबे पंजाब का जो मशरकी हिस्सा है वो दरियाए सैलाब से शदीद मुतासर है। सियालकोट की सिचुएशन और दीगर जहाँ पर हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, 50,000 से ज़ायद अफराद जो है वो इससे मुतासर है। गांव के गांव जो हैं वो तबाह हुए हैं, मवेशी लोगों के जो है वो तबाह हुए हैं, जानवर तबाह हुए हैं और इसके अलावा जो एक हलाकतों की तादाद है वो भी इंतहाई अलार्मिंग है। 700 से ज़ायद अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, नेचुरली ये पूरे पाकिस्तान इसकी लपेट में नज़र आता है। 200 के लगभग जो है वो लोग बताए जा रहे हैं लापता हैं। अब ये कुछ ऑफिशियल नंबर्स हैं और मच ऑफ इट गोज अनरिपोर्टेड। 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और तकरीबन लाइक आई सेड 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त बेघर हैं, मुतासर हैं और इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे ये जो नुकसानात हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि हुए हैं और इंडस वाटर कमीशन जो है उसने फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया है और इसके अलावा जो रावी, सतलज जो चिनाब है इसमें अभी भी सैलाबी रेला जो है वो बंद को तोड़ता हुआ सड़कों पर, आपको पता है कि जिस किस्म की सूरत हाल है वो आ गया है। लोग जो है वो शदीद मुतासर हैं और अगले कुछ रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हैं इस मुल्क में वो उन तमाम लूप होल्स को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें इस किस्म की सिचुएशन का सामना रहता है। लोगों को हम बर वक्त जो है वो इवैक्यूएट नहीं करवाते। लोगों को भी वो अवेयरनेस उस हद तक होने की ज़रूरत है क्योंकि हम हमारा इतना इवन मीडिया भी पॉलिटिक्स सेंट्रिक मीडिया है कि हम अपने जो इवन न्यूज़ चैनल्स में जो बुलेटिन्स हैं पूरे पूरे साल हम देखते हैं कि मानसून्स के अलावा जब नुकसानात का सामना होता है तब हम जाके हरकत में आते हैं, वरना अदरवाइज हमारे टीवी टॉक शोज हों, हमारे जो बुलेटिन्स हों उसमें तमाम चीज़ें सियासत के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। हमें चाहिए कि
दिन में कोई एक आप स्लॉट नहीं तो आप चंद मिनट्स जो है वो इस पर मख्तस कर दीजिए। आप जो 9 बजे का जो खबरनामा होता है, जो बुलेटिन होता है, आप उसमें एक खबर जो है वो आप डेली बेसिस पे, चाहे वो लोगों की अवेयरनेस की बात हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई भी आपको जो खबर है वो शेयर करनी हो, दुनिया भर के लिहाज से लोग जो है वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज पर फोकस कर रहे हैं, दीगर ममालिक जो है वो क्लाइमेट चेंज पे किस तरह से फोकस्ड है, उसको समझते हुए अपने आप को एट पार लाते हुए यहाँ पर कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल हमें नज़र आता है यहाँ पर हम उल्टा क्या देख रहे होते हैं कि जी दरियाओं और नदी नालों की ज़मीनों पर कारखाने, सोसाइटीज़, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो अब एक खत नज़र आ रहा है हमें इस मुल्क में, और जो रूडा के अंडर जो है वो इसको अप्रूवल्स भी मिल रही हैं, एनओसीज भी जारी हो रहे हैं, इनको नहीं बताया जाता, ना एनडीए में ना पीडीए में इससे ऑन बोर्ड नहीं होती, इनको वार्निंग्स या प्री वार्न नहीं किया जा रहा होता कि किस हद तक नुकसानात का सामना किया जा सकता है। ये जो दरियाओं के इर्द गिर्द जो आप ये कंस्ट्रक्शन होते हुए देख रहे हैं, पूरी पूरी सोसाइटीज़ जो है वो कायम होते हुए देख रहे हैं और लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, यानी कि लोगों का नुकसानात अलग है, और फिर से सैलाब और ये जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला है जो कि अभी भी जारी रहेगा चंद दिनों तक, वो कितना मज़ीद और नुकसानात को हम मिटिगेट या अवर्ट फर्दर किस हद तक कर सकेंगे, उसके लिए बहुत चीज़ें इन प्लेस होना ज़रूरी थी। लेकिन हमारे मुल्क में जो प्रायोरिटीज़ हैं, अभी वज़ीर आज़म साहब के हवाले से अता साहब भी कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, उन्होंने हुक्म दिया है कि लोगों को जो भी ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें उनको अवेलेबल किया जाएँ, फ़ौरन फराहम किया जाए। लेकिन पहले क्यों नहीं उठा जाता, पहले क्यों नहीं बर वक्त इकदाम लिए जाते, क्योंकि तमाम तर फोकस जो है वो हमें नज़र आता है सियासी ओपोनेंट को ग्रिल करने के हवाले से। सियासी ओपोनेंट जो कि ऑलरेडी आपका एक वाहिद सियासी ओपोनेंट है वो जेल में है पिछले 2 साल से ज़ायद के अरसे से, लेकिन बावजूद उसके तमाम इकदाम जो है वो उसी के इर्द गिर्द हमें नज़र आता है कि रिवॉल्व करते हैं, तमाम स्टेटमेंट जो है वो रिवॉल्व करती है। बड़े मज़े से आप इल्ज़ाम लगा देते हैं, हमारा फेवरेट जो मशगला है, पास टाइम है, वो इल्ज़ाम लगा देना है। यही कुछ हमें नज़र आ रहा है, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ में झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वज़ीर इत्तलात पंजाब की आज़मा बुखारी साहिबा वो बड़ी गुस्से में नज़र आई, बहुत ही गुस्से में नज़र आई, और गुस्सा किस बात पे था कि जी ज़ाहिर है क्योंकि असल मसला सवाल होना शुरू हो गया था। जापान का जो वज़ीर आला पंजाब का दौरा था वो बहुत ज़ेर बहस है, और ज़ेर बहस इसलिए है कि तकरीबन कोई ये जो ऑफिशियल ट्रिप जो बताया जाता है, इस ऑफिशियल ट्रिप में 8 दिन जो है एक्स्ट्रा वो किधर गुजारती हैं। इस 16 रुकनी जो हमें बताया जाता है कि जी 16 ऑफिशियल्स जो हैं वो उनके साथ थे, लेकिन लिस्ट जब सामने आती है उसमें 28-30 के करीब लोग होते हैं। वो कौन लोग थे उसमें बताया जाता है कि जी मरियम साहिबा की फैमिली, उनकी बेटी, दामाद, नवासे, नवासियाँ, सब कोई उस ट्रिप में जो है वो साथ जाता है। आज़मा बुखारी साहिबा आज गुस्से में भी थी और जवाब भी दे रही थी, जस्टिफाई भी करे, और नून लीग जिस तरह से जस्टिफाई कर रही है कि जी मरियम साहिबा अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करती, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, वो तनख्वाह नहीं लेती, वो अपने वालिद साहब के पैसे इस्तेमाल करती हैं, मतलब एक वज़ीर आला वालिद साहब के पैसे इस्तेमाल करती हैं, और फिर वालिद साहब के पैसे पे बताया जा रहा है कि जी पूरी आप अपनी फैमिली को टूर पे लेके चली जाती हैं, और ये जो सब सवाल हो रहा है तो उस पर इस किस्म की बातें हमें बताई जा रही हैं। सवाल तो इस मुल्क में होगा, मतलब इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमें बताते हैं और पता नहीं कितना पुराना किस्सा सुनाते हैं कि जी जापान जब वो गए थे तो एक फैक्ट्री में वो दौरा कर रहे थे, और वहाँ पे लोग ऊ करके एहतजाज पता चला के कर रहे थे, कि काम भी जारी रखा हुआ था, एहतजाज भी करते हैं। यहाँ पे मुल्क में पाकिस्तान में ये ऊ करके लोग एहतजाज नहीं करते, यहाँ पे लोग सवाल करते हैं, लोग देखने की सलाहियत रखते हैं, लोग बोलने की सलाहियत रखते हैं। आप उनको उनकी आवाज़ दबा तो सकते हैं, आप उनको इस हद तक ज़दोकोब तो कर सकते हैं, उनको डरा धमका तो सकते हैं, लेकिन वो आपसे सवाल भी करेंगे, वो आपसे बिल्कुल आपका जो है वो रास्ता भी रोका जाएगा, आपसे बिल्कुल आपको अकाउंटेबल भी ठहराया जाएगा अगर तो कोई चीज़ गलत हो रही हो, और अगर तो लॉज हमारे मुल्क में इन प्लेस हों, तो फिर हमें ये जो अनऑथराइज्ड यूज़ नज़र आता है जहाज़ का, कि मतलब एक आप हमें ये बता दीजिए कि एक जो चार्टर्ड प्लेन है उसमें आप जब इतने सारे लोगों को आप लेकर जा रही हैं दौरे पर जापान, और जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जी मरियम साहिबा के क्योंकि वो साल में छुट्टी नहीं लेती, तो यही मौके होते हैं, यही मौके होते हैं कि जब वो ट्रिप्स करती हैं तो वो अपने लोगों के, अपनी फैमिली के साथ जो है वो इंटरैक्ट और घूम फिर सके या टाइम स्पेंड कर सके।
तो इतने सारे लोगों को एक चार्टर्ड प्लेन में ले जाने का कितना खर्चा आया है। एंड अगर तो हमारे मुल्क में कवानीन इन प्लेस हों, तो फिर ये एक जहाज़ के अनऑथराइज यूज़ पे भी वो हमें सवाल भी उठते हुए दिखाई दे और उस पर एक्शन भी हमें नज़र आए कि आप ये एक ऑफिशियल ट्रिप में आप अपनी पूरी पूरी फैमिली को लेकर जाए और फिर उसको जस्टिफाई करें इस तरह से पक्के मुंह के साथ आके आप हमें ये बताएं कि ये जी उनके वालिद साहब के पैसे हैं, वो अपनी जेब से पैसे देती हैं, वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करती हैं, वो एक अवामी लीडर अपने आप को कहती हैं, और क्या उनके जो तर्ज़ ज़िंदगी है या तर्ज़ सियासत है, क्या उसको वो रिलेट कर सकती हैं कि वो जो उनका लाइफस्टाइल है, वो जो कपड़े पहनती हैं, जो जूते पहनती हैं, वो जो बैग्स कैरी करती हैं, एक आम आदमी जिसका इस मुल्क में, मैं समझती हूँ कि एक आम आदमी का जुर्म ही इस मुल्क में ये है कि वो गरीब पैदा हुआ है। उसने उसके ऊपर जो है वो कानून भी एप्लीकेबल है, जो हमारी इलीट है, इलीट क्लास, वो हर चीज़ से मुबर्रा है, हर चीज़ से एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई कानून भी नहीं उसका इतलाक होता, वो जो कुछ करे वो सब जायज़ है। और ये जो आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड है हुकूमतों का, जहाँ पर आप एक तरफ से मौरूसी सियासत तो नज़र आ ही रही है, लेकिन आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड से आप नहीं आगे चल सकते। ये आज का दौर है जहाँ पे लोग आपको सवाल भी करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे। ये आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जिसको इस तरह से उड़ाया जा रहा है इश्तिहारात की मद में, इन दौरों की मद में। और यही कुछ अगर हमें जब बताते हैं कि जी मरियम साहिबा के वालिद साहब का पैसा है, तो फिर तो जो आवाम की हालत है, उनके वालिद साहब से ही फिर सवाल होता है कि इतना तजुर्बा वो रखते हैं, बतौर एक वज़ीर आज़म, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, और इतना तजुर्बा रखने के बावजूद भी मुल्क को इस क्राइसिस से बाहर आने की रहनुमाई क्यों नहीं करते वो मरियम साहिबा की या अपने भाई की, कि मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। मियाँ साहब तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, और फिर जो इतने पैसे की हमें बात बताई जा रही है कि मियाँ साहब का पैसा है जो उनकी बेटी इस वक्त इस्तेमाल कर रही हैं, और टैक्स पेयर का पैसा नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, तो फिर तो इस गरीब मुल्क के लोगों को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए इनको चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बेचें और अपना ये पैसा जो है वो मुल्क पे लगाएं, जिस मुल्क ने ही उनको पैसा दिया है। बहरहाल आखिर में हम ज़रा बात करते हैं इमरान खान साहब के जो गुज़िश्ता रोज़ के फैसले और आज से इस्तीफ़ा आने का सिलसिला जारी है। इस्तीफ़े किस चीज़ में आ रहे हैं जी? जो कमेटी से, पार्लियामान की जो कमेटी से उन्होंने उसकी रुकनीत से, चेयरमैनशिप से इमरान खान साहब ने कहा है, हिदायत जारी की हैं कि जी इनकी पार्टी इस्तीफ़ा दे दे। ऑब्वियसली इमरान खान साहब इस मौजूदा निज़ाम और बिलखसूस ये जो पार्लियामेंट्री सेटअप है, इसको इंडोर्स नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी अब इस पार्लियामेंट्री सेटअप का हिस्सा मज़ीद रहे, क्योंकि ये वही सेटअप है कि जिसके थ्रू इनको नाअहली इनकी पार्टी को, और ना सिर्फ नाअहली, सज़ाएँ, अरेस्ट, इस तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा है। और जो पार्लियामान के अंदर रह के भी देख लिया कि स्पेस नहीं मिली, पार्लियामान के बाहर भी स्पेस नहीं दी जा रही। सो लिहाजा इमरान खान साहब इस वक्त एक दमादम मस्त कलंदर के मूड में है कि वो चाहते हैं उनकी पार्टी उसी पिच पे आए जिस पिच पे वो हैं। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने बिल्कुल दो टोक अंदाज में, और ना सिर्फ अपने मौक़िफ़ को उन्होंने रिइटरेट किया है, बल्कि उन्होंने अपना मुतालबा भी, जो कहते हैं कि जी माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, माफ़ी इस्टेब्लिशमेंट मांगेगी, माफ़ी वो लोग मांगेंगे जिन्होंने तमाम इकदामात ऑथराइज़ किए हैं। और इस वजह से कि भाई इमरान खान को तो हिरासत में ले लिया गया था, गिरफ़्तार किया गया था, और वो हिरासत में थे जब ये तमाम चीज़ें हुई, और जिसको वो फ्लैग, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। सो लिहाजा इमरान खान साहब की अगली मूव मुमकिन तौर पे, कि इनिशियली तो हम देख रहे हैं कि ये कमेटी से इस्तीफ़ा है, लेकिन अगली मूव जो है वो बॉयकॉट, असेंबली का बॉयकॉट, और साथ साथ जो इज्तिमाई इस्तीफ़े हैं असेंबली की जो नशिस्तों से, वहाँ से जो इस्तीफ़े अगर सामने आएंगे, तो फिर ये ऐवान की वक़्त क्या रह जाएगी। क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब की पार्टी को हिदायत है कि वो बाई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट ना करे, और बाई इलेक्शंस ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट ना करने का जो एक कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि जी वोटर्स बाहर नहीं निकलेंगे। और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए भी जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि एक बड़ी वेल थॉट आउट एक स्ट्रैटेजी है कि जिसके तहत वो चाहते हैं कि ये ऐवान जो है वो उसको लेजिटिमेसी ना दी जाए बाई इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करके। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये बाई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था दीगर हलकों की जानिब से, कि वो इस बाई इलेक्शंस की तरफ आया जाए, और ताकि एक क्रेडिबिलिटी या उसकी लेजिटिमेसी उसको देने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा क्लियर है इस बात पे, और वो नहीं चाहते कि इस ऐवान को कोई और मज़ीद जो है वो लेजिटिमेसी दी जाए इसका हिस्सा रह के। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसको ऑब्वियसली एक अददी
جو برتری ہے وہ تو ضرور حاصل ہوگی کیونکہ اس کی نشستیں بڑھیں گی. انفیکٹ اگر قومی اسمبلی سے بھی یہ استعفے دیتے ہیں اجتماعی طور پہ تو پھر نون لیگ کی ہی نشستیں بڑھیں گی. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی جو اخلاقی برتری ہے یا جو سیاست میں اپوزیشن کو سپیس دینے کی بات ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. اور یہ دنیا بھر میں دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں جس قسم کے حالات بنا دیے گئے. اور اب جبکہ کہا جا رہا ہے کہ مارکو روبیو بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان نے ایک آدھ ماہ کے اندر جو ہے ان کا دورہ متوقع ہے. سو ہم کیا پاکستان کی شکل پورے دنیا بھر میں دکھا رہے ہوں گے کہ جہاں پر اپوزیشن کو اس حد تک کارنر کر دیا گیا ہو, جہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان کے باہر آ جائے اور پارلیمان کے باہر آ کے وہ سڑکیں گرم کرنے کی بات کرے. اور سڑکیں گرم کرنے کا مطلب ہے لوگوں کو موبلائز کرنا اور لوگوں کو باہر نکالنا, جس کے لیے جو عمران خان صاحب کی نامنیشنز ہیں, محمود اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب, سو ان دونوں کی نامنیشنز itself speaks volumes کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ احتجاجی اور جو مزاحمتی سیاست ہے اس کو آگے لے کر بڑھا جائے. اور یہ دونوں افراد جو ہے وہ بالکل بھرپور انداز میں اس کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اسی جو ہے وہ پچ پہ وہ دکھائی دے. اور لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہی آنے والے ٹائمز میں آلدو کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ضرور ہوں گی کیونکہ 26 نومبر 2024 کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف ایسا کوئی ٹھوس احتجاج کر نہیں سکی ہے. بٹ حالات کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں. آج علی امین گنڈاپور صاحب کو چونکہ یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, عمران خان صاحب نے بڑے ایک غصے کا اظہار کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب پہ کہ یہ جو باہر علی امین گنڈاپور صاحب آتے ہیں ملاقات کرنے کی نیت سے اور آدھے رستے سے واپس چلے جاتے ہیں. سو علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے آج سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ضرور گئی لیکن اس کو دستخط نہیں کیا. مطلب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو, اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ درخواست بھیج رہا ہے لیکن درخواست کو دستخط اس پر اس کے نہیں ہوتے ہیں, سگنیچر کرنا بھول جاتا ہے. تو مطلب اس قسم کی, اور کوئی ان کو بتانے والا بھی نہیں ہے مطلب پورے صوبے میں. سو اس قسم کی جو معاملات ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. بٹ لیٹس سی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک اس پوری اسٹریٹجی کا فائدہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. اگرچہ میرے پروگرام میں آج بیس عمر نیازی صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگلے 2 ماہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے نتائج جو ہے وہ آنا شروع ہوتے ہیں. لیٹس سی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.